जय हिंद स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज प्रथमेश रंजनी एंड आई एम योर पॉलिटी मेंटर। आज चलिए देखते हैं कि एनडीए में पॉलिटी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और एनडीए एग्जाम के अंदर पॉलिटी के कितने क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, जनरली अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की हम बात करें तो पॉलिटी हमेशा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के फॉर्म में तैयार किया जाता है। एनडीए की बात की जाए तो अराउंड 10 से लेके 15 क्वेश्चंस के बीच में पॉलिटी का वेटेज होता है। आप सभी जानते हैं कि एनडीए एक बहुत ही क्रूशियल एग्जाम है और यहाँ पर एक एक क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है और एक क्वेश्चन का भी गलत हो जाना या एक क्वेश्चन का ना कर पाना आपके करियर के ऊपर प्रभाव डाल सकता है। दैट्स वाई एनडीए के अंदर पॉलिटी का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है। प्रीवियस ईयर्स की बात की जाए तो तकरीबन ये देखा गया है कि 10 to 15 क्वेश्चंस के बीच जो है वो पॉलिटी के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं बेसिकली पॉलिटी है क्या और पॉलिटी को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ कौन कौन सी कमिटीज जुड़ी हुई थी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की हम बात करेंगे, यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी की यहाँ पर बात की जाएगी। देखिए, ये सब आपको पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि एनडीए का जो एग्ज़ाम आप नवंबर के लिए अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको ये सोच के अभी हताश नहीं होना है कि 2 महीने बचे हैं या 1 महीना बचा है और कैसे एग्जाम क्लियर होगा, कैसे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। वो सारी चीजें आप हम पे छोड़ दीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ाया जाएगा। देखिए, फौज में एक चीज कही जाती है कि रेस में पहला आना दूसरा आना ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, रेस को कंप्लीट करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कभी गिव अप नहीं करना है, आपको जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है अपना 100% उसमें देना है। तो इसी बात के साथ चलिए हम पॉलिटी का हमारा लेक्चर प्रॉपरली शुरू करते हैं और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सारा पॉलिटी आपका कवर करवा दिया जाएगा। चलिए, अब बेसिकली इस बात को तो हमने जान लिया है कि एनडीए के अंदर हम पॉलिटी पढ़ते क्यों हैं। आप किसी भी फोर्सेस को ज्वाइन कीजिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आपके लिए सबसे ऊपर आपका देश होता है, ये सभी जानते हैं। एक फौजी के लिए उसका परिवार, फैमिली, बाकी चीजें बिल्कुल बाद में आती, सबसे पहले जो एक फौजी के लिए होता है वो उसका देश होता है। तो ऑब्वियसली, और हमारा देश किस बेस के ऊपर टिका है? हमारा देश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर टिका है, हमारे संविधान के ऊपर टिका है। हमारा देश संविधान के हिसाब से चलता है। दैट्स वाई एनडीए एग्जाम के अंदर पॉलिटी का एक रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। अब देखिए, बेसिकली जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ लोग यहां पर खड़े हुए हैं। किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को चलाने के लिए, प्रॉपरली उनको मैनेज करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, उनको उनके अधिकार देने के लिए, उनको उनकी ड्यूटीज को याद दिलाने के लिए एक प्रॉपर रूल बुक का होना जरूरी है। वैसे ही रूल बुक इंडिया के अंदर है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इस रूल बुक के अंदर वो सारी चीजें लिखी गई हैं जो कि एक देश को चलाने के लिए जरूरी है। जैसे कहा जाता है कि देश इमोशन से नहीं चलता, देश पावर से नहीं चलता है, देश किसी के अधिकार से नहीं चलता है। देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के हिसाब से चलेगा। दैट्स वाई इंडिया के अंदर सबसे सुप्रीम में कॉन्स्टिट्यूशन को रखा गया है। चलिए देखते हैं बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है और आपको यह जान के हैरानी होगी कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बहुत बड़ी बात है। इतने सारे लोग, इतनी डाइवर्सिटी, इतने रिलीजन के लोग, फिर भी हम साथ में मिलकर रहते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर रूल बुक का होना, एक संविधान का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। आजादी से पहले की बात कुछ और थी। आजादी के बाद इंडिया के अंदर इतने रिलीजन्स को, इतनी कास्ट को, इतने सभी लोगों को एक यूनाइटेड फॉर्म में जोड़ के रखने के लिए एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जरूरत थी जिसके ऊपर सारे देश का भरोसा, और वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही डॉक्यूमेंट हमारा था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात की जाती है तो मेजरली कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहली होती है लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है आपका एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। चलिए तीनों को समझते हैं कि बेसिकली चीजें हैं क्या। लेजिस्लेचर की अगर बात की जाए तो लेजिस्लेचर के अंदर वो बॉडीज होती हैं जो कानून बनाती हैं, जो रूल्स को बनाती हैं। अब जैसे लेजिस्लेचर की बात की जाए तो यहां पर 2 बॉडीज आती है, हम सभी जानते हैं नॉर्मली। एक होती है हमारी लोकसभा, जिसे लोअर हाउस भी कहा जाता है, दूसरी होती है हमारी राज्यसभा।
जिसे अपर हाउस भी कहा जाता है। अब देखिए यहां पर कई बार एनडीए एग्जाम्स के अंदर फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और कई बार सीधे सीधे आपसे आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं कि राज्यसभा किस आर्टिकल के अंदर आता है या लोकसभा किस आर्टिकल के अंदर आता है। देखिए आप सभी जानते हैं कि अभी एनडीए के एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं और ये हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स है, तो हर लेक्चर के अंदर हम एटलीस्ट 5 से 6 ऐसे आर्टिकल्स कवर करेंगे जिनके एनडीए में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। अब यहां पर अगर बात की जाए तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा की बात की जाए तो ये आर्टिकल 81 के अंडर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा आर्टिकल 80 के अंदर आता है। देखिए जिन लोगों को पता नहीं है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, हिंदी में जिसको अनुच्छेद कहा जाता है, बेसिकली देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाते हैं। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही, इन धाराओं को ही एक नंबर दिया गया है। तो यहां पर उन आर्टिकल्स के नंबर हैं, उन नियमों के नंबर हैं और उन रूल्स और रेगुलेशंस के नंबर की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत में बनता है आपकी लेजिस्लेटर से। लेजिस्लेटिव बॉडीज कौन कौन सी है हमारी? लोकसभा जिसे हम लोअर हाउस के नाम से जानते हैं और राज्यसभा जिसे हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं। दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव बॉडीज। एग्जीक्यूटिव बॉडीज का मतलब यह होता है कि जो रूल हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी ने बना लिया है उन रूल्स को एग्जीक्यूट करना, उन रूल्स को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करवाना। तो यहां पर सेकंड बॉडी हमारी होती है एग्जीक्यूटिव बॉडीज। देखिए एग्जीक्यूटिव बॉडीज की अगर बात की जाए तो यहां पर हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव्स आ जाते हैं, इसमें हमारे प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स भी आ जाते हैं। चलिए यहां पर एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं जबकि प्रेसिडेंट का नाम आया है। तो आर्टिकल 52 के अंदर प्रेसिडेंट को डिफाइन किया गया है, ये याद रखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एनडीए के कुछ पिछले एग्जाम्स में ये देखा गया है कि आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और बेसिक से क्वेश्चंस यहां पर ज्यादा बनते हैं। तो आपको जो भी आर्टिकल्स में करवा रहा हूं उन आर्टिकल्स को आपको बाय हार्ट याद रखना है, इन आर्टिकल्स को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। चलिए, और तीसरी जो बॉडी होती है वो होती है हमारी जुडिकल या जुडिशरी। पहली बॉडी ने लॉज बना दिए, दूसरी बॉडी ने लॉज को एग्जीक्यूट कर दिया, तीसरी बॉडी जुडिशरी। जुडिशरी का मेन काम ये होता है कि इन लॉज को इंटरप्रेट करना, इन लॉज के अंदर लिखा क्या है, किसी लॉ का मतलब क्या है, कानून का मतलब क्या है, ये सारा काम जुडिशरी के थ्रू किया जाता है। चलिए अब जुडिशरी भी यहां पर आई है, तो यहां पर जुडिशरी के लिए भी दो इंपॉर्टेंट बॉडीज होती है हमारी। पहली होती है हमारी हाई कोर्ट और दूसरी होती है हमारी सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों बॉडीज को आपको ध्यान में रखना है। 3 बॉडीज है हमारे पास, पहली है लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव और तीसरी है हमारी जुडिशरी। चलिए अब नेक्स्ट अगर यहां पर बात की जाए तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत को एक संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए आजादी से पहले की बात की जाए तो हमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत ज्यादा संघर्ष हम लोगों ने किया है। सभी को पता है कि देश को आजाद करवाने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिए हैं, कितना सैक्रिफाइस किया है। उस सैक्रिफाइस के बाद आज हम इस पोजीशन में खड़े हैं कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि अगर आज हम सांस भी ले पा रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कोई वो पर्सन है जिसने उस टाइम बलिदान दिया होगा हमारे लिए। सो ये इस चीजों को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी को आपको जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आप जब पॉलिटी को पढ़ते हैं या हिस्ट्री को भी यहां पर पढ़ते हैं तो आपको ये चीज जानना है कि आपको जो आजादी मिली है, हमें जो आजादी मिली है वो कितने एफर्ट्स के बाद मिली है। आपको अपने देश पे गर्व होना चाहिए। देश पे गर्व करना एक बड़ी, बहुत ही कह सकते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। आप लोग एनडीए को ज्वाइन करने वाले, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और मैं जानता हूं कि अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या एनडीए को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए देश सबसे बड़ा है। देखिए बच्चों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता। देश हमेशा सुप्रीम रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सिर्फ एनडीए ज्वाइन कीजिए, आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको हमेशा वो काम देश को ध्यान में रखते हुए करना है। हम हमेशा देश से पूछते हैं कि देश ने हमारे लिए क्या किया। आपको ये याद रखना है कि आप देश के लिए आज क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए इसी बात के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन भारत का तैयार करना एक बड़ा ही मुश्किल काम था। ये इतना आसान नहीं था कि बोल दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट से और कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया गया।
बहुत लंबा वक्त लगा, बहुत लंबा टाइम लगा, उसके बाद जाकर ही हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर बन पाया। देखिए, शुरुआती तौर पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं था भारत को आजाद करने का। सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने काफी सालों तक हमारे ऊपर राज किया था और इंडियन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने का उनका शुरुआत से ही कोई इरादा नहीं रहा था। बट यहां पर अगर एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी तो वो की गई थी एम.एन. रॉय के थ्रू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट है कि शुरुआती तौर पे सबसे पहले भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड किसने करी थी? एम.एन. रॉय ने करी थी 1934 में। अब देखिए, जानने की जरूरत यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बेसिकली मतलब यह है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऐसे लोगों की एक सभा होगी जो कि भारत का संविधान तैयार करेगा। अब देखिए, ये डिमांड तो एम.एन. रॉय ने कर दी 1934 में, बट ये कोई ऑफिशियली डिमांड नहीं थी, तो ब्रिटिशर्स ने इस डिमांड को बड़े लाइटली लिया। बट ये आपको याद रखना है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड जिसने करी थी वो थे एम.एन. रॉय 1934। हाँ, इससे पहले जो है वो बाल गंगाधर तिलक का भी कई बार नाम लिया जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में भी ये कहा जाता है कि उन्होंने भी डिमांड करी थी। बट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो एम.एन. रॉय का नाम आपको यहां पर याद रखना है। इसके बाद 1935 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड रखी थी। देखिए, एक होता है वर्बली डिमांड रखना, एक होता है ऑफिशियली डिमांड रखना। कि ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा था कि हाँ, आजाद होने के बाद हमारा खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। आजादी के बाद देश किस रूल्स के हिसाब से चलेगा, किन रेगुलेशंस के हिसाब से चलेगा, ये हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से नहीं पता करेंगे। इसको पता करने का अधिकार या इवन इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने का राइट सिर्फ और सिर्फ हमारे पास होना चाहिए और किसी के पास नहीं होना चाहिए। अब देखिए, 1935 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक ऑफिशियली डिमांड रखी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए, उस असेंबली के अंदर भारत के लोगों को ही लिया जाए और भारत का ही संविधान इस असेंबली के थ्रू तैयार किया जाए। अब देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने भारत के लिए या फ्री इंडिया के लिए, बेसिकली एक आजाद भारत के लिए एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन की और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की डिमांड रखी। उन्होंने ये कहा कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी, इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का इंटरफेरेंस नहीं होगा। यहां पर यह असेंबली भारतीय लोगों के थ्रू ही बनाई जाएगी, जिसमें इंडियन पॉपुलेशन के अंदर से ही लोगों को चुना जाएगा। ये पहली बार जो डिमांड रखी गई थी 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। देखिए, आपको ईयर्स को थोड़ा सा याद रखना होगा। यूपीएससी का एनडीए में नेचर ये रहा है कि ईयर्स के ऊपर कई बार वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या पूछे ही जाते हैं बेसिकली, तो ईयर्स को आपको ध्यान में रखना है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली डिमांड किसने रखी है? एम.एन. रॉय ने 1934 के अंदर। सेकंड, 1935 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड रखी है। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था, एक ऑफिशियली डिमांड रखी थी कि भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी और उसमें किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का इंटरफेरेंस यहां पर नहीं होगा। अब देखिए, इसके बाद अगर बात की जाए तो 1940 के अंदर इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और इसे कहा जाता है अगस्त ऑफर। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अगस्त ऑफर भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगस्त ऑफर कब आया था, तो ये डेट आपको याद रखना है 1940। 1940 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगस्त ऑफर के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या भारत के लिए एक अलग संविधान बनाने के लिए, कह सकते हैं कि भारत के लिए एक अलग संविधान बनाने के इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया था। अब आपको लग रहा होगा कि 1940 के अंदर इतना टाइम हो गया है, 1935 से डिमांड चलती जा रही है, 1940 के अंदर आके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। अब देखिए, यहां पर क्या हुआ कि 1942 के अंदर अभी भी सिर्फ चीजों को एक्सेप्ट किया गया है, ग्राउंड लेवल पे चीजों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अभी भी इंप्लीमेंट करना स्टार्ट नहीं किया था। इसके आगे की हम बात करें तो 1942 के अंदर सर स्टफर्ड क्रिप्स इंडिया के अंदर आए और उन्होंने एक प्रपोजल दिया। उन्होंने ये कहा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर जीत जाएगी या ब्रिटिश गवर्नमेंट जीत जाती है, तो भारत के लिए एक संविधान बनाया जाएगा। याद रखिएगा,
यहां पर 1942 के अंदर सर स्टफर्ड क्रिप्स ने एक प्रस्ताव दिया और यह कहा कि अगर वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट जीत जाती है तो आगे जाके भारत के लिए एक संविधान बनाया जाएगा। अब ये प्रपोजल जब वहां पर दे दिया गया सर स्टफर्ड क्रिप्स के थ्रू, तो यहां पर मुस्लिम लीग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अब मुस्लिम लीग कौन है? देखिए, मुस्लिम लीग वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने पाकिस्तान बनाने की डिमांड रखी थी। मुस्लिम लीग के माइंड में शुरुआत से यही था कि अगर भारत का और पाकिस्तान का एक ही संविधान बन गया तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी, बिकॉज मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि उनके लिए एक अलग नेशन बना दिया जाए जिसका नाम पाकिस्तान होगा। तो यहां पर मुस्लिम लीग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक नहीं हो सकता है। तो यहां पर अभी तक हमारा संविधान नहीं बन पाया। बड़ी मुश्किलों के बाद यहां पर 1946 के अंदर अंडर कैबिनेट मिशन प्लान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए इलेक्शन फॉर्मुलेट किए गए। अब यहां से प्रीलिम्स के अंदर या कह सकते हैं एनडीए एग्जाम के अंदर एक फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाता है कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किस प्लान के अंडर बना था। तो आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी या संविधान सभा हमारी बनी थी। ईयर क्या था? ईयर था 1946 और यहां पर पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस करवाए गए थे। चलिए, देखिए इतने टाइम के बाद 1935 के पहले से चीजें डिमांड चली आ रही है कि संविधान बनाया जाना है। संविधान बेसिकली किस तरीके से बनेगा, संविधान को बनाने के लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग। और लास्ट में जाके 1946 में ब्रिटिशर्स इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि इंडिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। इंडिया का खुद का संविधान होगा, भारत का खुद का संविधान होगा, जहां पर जो लोग रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वो भी भारत के ही होंगे। यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा और यही शुरुआत से डिमांड रही गई थी। लास्ट में जाके 1946 में हमने सभी ने देखा है कि कैबिनेट मिशन के अंदर इस डिमांड को कंप्लीट कर दिया गया था। चलिए, अब नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट असेंबली जिससे क्वेश्चंस फैक्चुअली कई बार पूछे जाते हैं वो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। संविधान को बनाने के लिए एक असेंबली की जरूरत थी जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनाई गई थी तो उसका बनाने के पीछे मेजरली दो ऑब्जेक्ट थे, मेजरली दो रीजंस थे। पहला रीजन तो ऑब्वियसली क्लियर था यहां पर कि भारत के लिए एक संविधान बनाया जाएगा, भारत के लोग जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे और भारत के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उसको बनाने के लिए उस कमेटी का निर्माण किया गया था। दूसरा यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक और रोल दे दिया गया था कि जब तक भारत आजाद नहीं होता है, जब तक भारत हमारा आजाद नहीं होता है, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करवाना या कह सकते हैं कि देश को तब तक चलाना जब तक देश का खुद का संविधान नहीं बन जाता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन गई है, असेंबली के बाद संविधान को बनाने में भी काफी टाइम लगता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने असेंबली बनाई और संविधान आपने तैयार करके दे दिया है 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, ये नहीं होता, इट टेक्स सम टाइम। तो ये दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिए गए थे। अब जैसा कि हमने देखा है कि 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं। अब यहां पर इलेक्शन के बाद ऑब्वियसली जो लोग आए थे वो इलेक्ट होकर आए थे, है ना। अब ये एक क्वेश्चन अरोज होता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो लोग आए थे वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आए थे, इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आए थे, नॉमिनेटेड होके आए थे। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर आपको आगे के लेक्चर्स में मिल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर किस तरीके से इलेक्शंस किया गया था और लोग किस तरीके से इलेक्ट होकर आए थे। अब देखिए इलेक्शन हुआ है तो कुछ लोग यहां पर इलेक्ट होकर आए होंगे। अब यहां पर नंबर्स आपको याद रखना है, टोटल नंबर यहां पर थे 389 टोटल मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर बात की जाए तो टोटल मेंबर्स शुरुआत में थे 389। बट आगे क्या हुआ, आगे जैसे ही पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, देश आजाद हुआ और पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, तो जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे 389 के अंदर ऑब्वियसली यहां पर कांग्रेस के मेंबर्स भी थे, मुस्लिम लीग के मेंबर्स भी थे, प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स भी थे। तो यहां पर मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने अलग हो गए क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया था। हमने देखा ही था, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया भी है कि एक डिमांड के ऊपर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता था कि उनके लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। तो यहां पर उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हुआ ये कि पार्टीशन के बाद जो मेंबर्स बच गए थे वो थे 299। ये चीज आपको याद रखनी है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, छोटे छोटे जो पॉइंट्स से आते हैं, ये यूपीएससी का नेचर रहा है कि इन पॉइंट्स से पूछा जाता है।
बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है, जो पेपर आता है, वो बेसिक्स से यहां पर ज्यादा पूछा जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी, अब ये डेट भी याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए यहां पर आपको याद रखना है कि दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 के अंदर संविधान सभा की या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक हुई थी। अब पहली मीटिंग हुई है तो ऑब्वियसली यहां पर उस मीटिंग को लीड करने के लिए, गाइड करने के लिए किसी ना किसी चेयरमैन की जरूरत है। अब यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या वो चेयरमैन या प्रेसिडेंट टेम्पररी थे या परमानेंट थे। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि उस कमिटी के या कह सकते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, उनको टेम्पररी चेयरमैन डिक्लेयर कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये टेम्पररी चेयरमैन है, परमानेंट चेयरमैन नहीं है। क्वेश्चंस यहां पर जब आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम, यूपीएससी कंडक्ट करता है वो एग्जाम, जब आप पेपर को देखेंगे तो पेपर के अंदर क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग को समझना कई बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो कई बार जल्दबाजी में क्या होता है कि हम क्वेश्चंस पढ़ते कुछ और हैं, क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, हम कुछ और समझ लेते हैं और आंसर कहीं ना कहीं फिर हमारा गलत हो जाता है। तो आपको याद ये चीज रखनी है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज द टेम्पररी चेयरमैन, वो परमानेंट चेयरमैन नहीं थे। उसके बाद 11 दिसंबर को 1946 के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्पररी चेयरमैन कौन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और परमानेंट चेयरमैन की अगर बात की जाए यहां पर तो वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए ये जो सिस्टम था कि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर को कमिटी का चेयरमैन बना दिया गया जाए, ये एक्चुअली फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से इन्होंने लिया था। तो ये छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहुत सारी चीजें हो गई हैं। हमने 299 मेंबर्स जो हैं वो डिवीजन के बाद या पाकिस्तान के अलग होने के बाद बचते हैं हमारे पास। शुरुआत में 389 मेंबर सिलेक्ट होकर आ जाते हैं। पहली मीटिंग 1946 के अंदर हो जाती है, 9 दिसंबर के अंदर। फर्स्ट जो चेयरमैन है टेम्पररी, वो कौन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। उसके बाद परमानेंट चेयरमैन की अगर बात की जाए तो वो है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए संविधान को बनाने में काफी टाइम लगा, इट टेक्स सो मच टाइम, बहुत सारा टाइम लगता है। ये एक छोटी सी चीज नहीं है कि संविधान आपने एक असेंबली बनाई, लोगों को बुलाया, लोगों को इलेक्ट करा और संविधान को तैयार कर लिया। इन चीजों के अंदर भी थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखिए यहां पर कुछ फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। पहली चीज की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। जी हाँ, 2 वाइस प्रेसिडेंट वहां पर इलेक्ट किए गए थे। पहले थे हमारे एस.सी. मुखर्जी, ये नाम आपको याद रखना है, एस.सी. मुखर्जी, एंड सेकंड वी.टी. कृष्णामाचारी, ये वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। कई बार पूछ सकते हैं आपसे कि वाइस प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। देखिए फैक्चुअल चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। तो मैं यही चाहूंगा कि क्लासेस को अटेंड करने के बाद जब आप इसके या तो घर पे नोट्स बनाते हैं और ऐप के ऊपर भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इन नोट्स को आप रिवाइज करिए। सिर्फ नोट्स को एक बार पढ़ लेना या लेक्चर को एक बार वीडियो देख लेना वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, नोट्स को रिवाइज करना भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नेम यहां पर आता है, बी.एन. राव। बी.एन. राव जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी के एडवाइजर थे। ये क्वेश्चन भी फैक्चुअल में पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर कौन थे, तो उनका नाम था बी.एन. राव। ये याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी.एन. राव के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बड़े बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, ये बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर अगर देखा जाए तो इनका बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर संविधान कैसे बनाया जाएगा उसको एडवाइस करना एक बहुत बड़ा काम है, और जो व्यक्ति उस एडवाइस को दे रहा था वो थे हमारे बी.एन. राव साहब। तो इनका नाम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ना। चलिए नेक्स्ट अगर यहां पर बात की जाए तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट या एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आता है जिसको हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस जो हैं वो हमेशा से यूपीएससी के एग्जाम्स में हमेशा से ज्यादा रहे हैं, स्पेशली जो वनडे एग्जाम्स होते हैं जैसे एनडीए की हम बात करें। हुआ ये था कि 1946 के अंदर, डेट याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने
ये कहा कि हमारे संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होंगे, हमारा संविधान, भारत का संविधान किन किन प्रिंसिपल्स के ऊपर टिका होगा, संविधान के अंदर जो चीजें लिखी हैं उनका बेसिक नेचर क्या होगा। अब इसी का मॉडर्न फॉर्म आज हम किसके फॉर्म में जानते हैं, प्रियम्बल के फॉर्म में जानते हैं। आप अगर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको यही लगेगा कि कहीं ना कहीं इसमें प्रियम्बल की झलक दिख रही है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही हमारा प्रियम्बल का प्रियम्बल हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक मॉडर्न फॉर्म है। अब यहां पर इस डिमांड को जवाहरलाल नेहरू ने रखा, असेंबली 13 दिसंबर आपको याद रखना है 1946, इस डिमांड को मान लिया गया और 22 जनवरी 1947 के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया। अब यहां पर क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रेजेंट किया था, तो आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आज का हमारा जो प्रियम्बल है वो किन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये बड़ी छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, बट इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, जैसा मैंने आपसे कहा है कि इतना आसान काम नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी। इसके अंदर अगर प्रॉपरली बात की जाए तो 8 मेजर कमिटीज थी और 22 माइनर कमिटीज थी यहाँ पर। चलिए इन कमिटीज के बारे में बात करते हैं, और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी है जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि इन कमिटीज का नाम आप याद रखिए और कमिटीज के चेयरमैन कौन है ये भी आपको याद रखना है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि कौन सी कमिटीज हैं, इन कमिटीज के चेयरमैन कौन से हैं। और कुछ कमिटीज ऐसी हैं जो स्पेसिफिकली आपको याद रखना ही है। इन कमिटीज के चेयरमैन के नाम पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। पहली अगर बात की जाए यूनियन पावर कमिटी, जवाहरलाल नेहरू इनके चेयरमैन रहे थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, इनके चेयरमैन भी जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, इनके भी जो चेयरमैन हैं वो रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात की जाए ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसके बारे में अभी हम आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, इसके चेयरमैन हमारे महान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो रूल्स ऑफ प्रोसीजिंग कमिटी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसके चेयरमैन रहे हैं। स्टेट्स कमिटी थी। ऐसी ही बहुत सारी टोटली अगर हम बात करें एडवाइजरी कमिटीज हैं, स्टीयरिंग कमिटी है जिसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो टोटली ऐसे 8 कमिटीज हैं। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिन जिन कमिटीज के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू रहे हैं वो कमिटीज थोड़ी सी यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसके चेयरमैन रहे हैं, ये कमिटी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आप कमिटीज पढ़ रहे हैं तो इन 8 कमिटीज के चेयरमैन आपको पता होने चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, प्रियम्बल से, इन टॉपिक से क्वेश्चन बनने के चांसेस हमेशा से इस एग्जाम में ज्यादा ही रहे हैं। आप प्रीवियस पेपर्स को भी अगर चेक करेंगे तो इन टॉपिक से क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, अब इन 8 कमिटीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी की अगर बात की जाए तो इट वाज ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्ट तैयार करना, किसी चीज का स्ट्रक्चर तैयार करना। संविधान इतना बड़ा है, देश इतना बड़ा है, संविधान भी बड़ा होगा। मैंने आपको बताया है कि इंडिया का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है भारतीय संविधान। तो उसको लिखने के लिए उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी तैयार करना होगा। स्ट्रक्चर जैसे आप सभी समझते हैं, किसी बुक को लिखने के लिए हमको सभी को पता होता है कि पहले टॉपिक आएगा, पहले चैप्टर आएगा, चैप्टर के बाद चैप्टर के अंदर टॉपिक्स आएंगे, टॉपिक के बाद सब टॉपिक्स आएंगे। तो इस स्ट्रक्चर को तैयार करना, इस ड्राफ्ट को तैयार करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट था और इसकी जिम्मेदारी दी गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को, जो कि ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे। देखिए भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में सभी जानते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन रहे हैं। देश में की आज़ादी में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है, बहुत ही लिबरल पर्सन रहे हैं। और ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन उनको इसलिए बनाया गया क्योंकि वो कैपेबल थे, उनके पास क्षमता थी कि भारत के इतना बड़ा देश जहां पर कास्टिज्म की प्रॉब्लम थी, रिलीजन अलग अलग रहते थे, उनको एक धागे में पिरोना। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को
ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ये आपको चीज याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए ये चीज भी याद रखने की जरूरत है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर प्रॉपरली या टोटली 7 मेंबर्स थे, है ना। इसमें भीमराव अंबेडकर को इंक्लूड करके मैं बता रहा हूं कि टोटली 7 मेंबर्स थे। पिछली बार एनडीए के एग्जाम में इन 7 मेंबर्स से क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन ये था कि इन मेंबर्स के अंदर से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं। सबसे पहली बात तो भीमराव अंबेडकर साहब हैं, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे ऑब्वियसली। नेक्स्ट अगर बात की जाए अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, नेम्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं। सेकंड एनजी गोपाल स्वामी, बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर साहब, के एम मुंशी, मोहम्मद सलाउद्दीन, बी एल मित्रा एंड डीपी खेतान। ये 7 नेम्स आपको याद रखने हैं। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे। ये वो मेंबर्स थे जिन्होंने संविधान का ड्राफ्ट बनाया था, संविधान का खांचा तैयार किया था या ढांचा बनाया गया था कि संविधान के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएगी, संविधान किस तरीके से हमारा भारत का होगा। क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी, आप सोचिए, इतना बड़ा देश, इतना रिलीजन, इतने लोग, इतनी मुश्किल से हमको आजादी मिली है और हम सबको एक करने के लिए एक रूल बुक जो है भारत का संविधान, जो सर्वोपरि है, उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। चलिए आगे समझना स्टार्ट करते हैं कुछ चीजों को। अब यहां पर अगर ड्राफ्टिंग कमेटी की कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात की जाए तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्मुलेट की गई थी। दैट मींस ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 के अंदर बनी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 7 मेंबर्स थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को इंक्लूड करके। दैट मींस भीमराव अंबेडकर साहब चेयरमैन रहे हैं और 6 मेंबर सदस्य थे। इसके बाद अगर बात की जाए तो यहां पर कितना टाइम लगा संविधान को बनाने में, संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने में, संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा। इट टुक 2 years 11 months 17 days। ये टर्म याद रखना जरूरी है। 2 साल 11 महीने 17 दिन। ठीक है, कई बार कई बुक्स के अंदर आप हो सकता है कि आपको 17 की जगह 18 डेज दिख जाएगा, बट अगर प्रिसाइजली बात की जाए, बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से, सो इट टुक 2 years 11 months and 17 days। 2 साल 12 महीने और 17 दिन, सॉरी 2 साल 11 महीने और 17 दिन यहां पर लगे थे संविधान को बनाने में। इसके बाद अगर बात की जाए तो संविधान को बनाने के लिए कितने सेशंस हुए थे, तो टोटल 12 सेशन है। अगेन यहां पर आपको यह भी पता लग सकता है कि कई जगह 11 सेशंस दिए होंगे, बट आपको यह ध्यान रखना होगा कि एक लास्ट सेशन लगा था 24 जनवरी 1950 के अंदर भी। 24 जनवरी 1950 को एक लास्ट सेशन भी लगा था, जिसको 12 सेशन माना जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, या कह सकते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी का भी। तो यहां पर अगर तीसरी बात की जाए, अब देखिए संविधान तो बना लिया है, संविधान बन के कब तैयार हुआ है, उसको ऑर्डर संविधान बन के तैयार हो गया। उसके अंदर क्या क्या चीजें थी, एक है हमारा प्रियम्बल। प्रियम्बल कौन सा याद आ रहा है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही मॉडर्न फॉर्म। संविधान के साथ शुरुआत में हमारे पास था एक प्रियम्बल। शुरुआती तौर पे हमारे पास थे 395 आर्टिकल्स। याद रखिएगा, जब संविधान बन गया है, संविधान के बनने के बाद हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे। आर्टिकल्स क्या होते हैं, नियम, अनुच्छेद, रूल्स, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। इसके बाद अगर बात करें तो टोटल 22 पार्ट संविधान के अंदर उस समय थे। टोटल 22 पार्ट्स संविधान के अंदर उस समय थे। आज की अगर बात की जाए तो टोटल पार्ट्स 25 हो गए हैं, टोटल 25 पार्ट्स हैं। लास्ट अगर बात की जाए तो टोटल 8 शेड्यूल्स शुरुआत के अंदर थे। 8 शेड्यूल शुरुआत में दिए गए थे। संविधान जब बना था तो टोटल कितने शेड्यूल्स थे, 8 शेड्यूल्स हैं। याद रखिएगा, आज 8 शेड्यूल नहीं है, आज उन शेड्यूल्स का जो नंबर है वो 12 हो चुका है। आज हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं संविधान के अंदर। संविधान की शुरुआत की बात की जाए, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। आज की अगर बात की जाए तो 25 पार्ट्स हो गए हैं, और शेड्यूल्स की अगर बात की जाए यहां पर तो टोटल 12 शेड्यूल्स यहां पर हो गए हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देखिए, कुछ क्वेश्चंस हम आगे सॉल्व भी करेंगे प्रीवियस ईयर में जो पेपर में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस में भी आप देखेंगे कि संविधान से लेके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा और क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखिए यहां पर पिछले सालों में देखा गया है कि जो 12 शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हमारे संविधान में है, जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरुआती तौर पे 8 थे, बाद में हो गए थे 12। उन 12 शेड्यूल्स के अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं,
उन 12 शेड्यूल्स के अंदर क्या क्या लिखा गया है इसके बारे में भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इन 12 शेड्यूल्स के अंदर क्या चीजें दी गई हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या क्या चीजें इन शेड्यूल्स के लिए अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, इसमें सारे शेड्यूल्स को प्रॉपरली बाय हार्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं यहाँ पर जिनको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो चलिए एक एक शेड्यूल को हम यहाँ पर देखते हैं कि किस शेड्यूल के अंदर क्या चीजें दी गई हैं, क्या क्या पूछा गया है, और उसके बाद इन चीजों को थोड़ा सा डिस्क्राइब फॉर्म के अंदर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल की अगर यहां पर बात की जाए तो यहां पर पहला पॉइंट लिखा है नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एग्जिस्टेंस। बेसिकली अगर बेसिक शब्दों में या सीधे शब्दों में यहां पर मैं आपसे बात करूं तो पहले शेड्यूल के अंदर भारत की जितनी भी स्टेट्स हैं, भारत की जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सभी के नाम यहां पर दिए गए हैं। पहले शेड्यूल के अंदर ये पता होना चाहिए कि भारत का कह सकते हैं कि कहां कहां तक कौन सा राज्य फैला हुआ है, भारत का अधिकार क्षेत्र कितना है, कौन कौन सी यूटीज इंडिया के अंदर आती है, ये सारी चीजें फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दी गई है। सेकंड शेड्यूल की अगर बात करें तो यहां पर है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एनवायरमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, सो ऑन। जितनी भी हमारी पोस्ट होती है, बेसिकली कुछ पोस्ट की अगर यहाँ पर बात हम करें कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स की बात कर रहे हैं, द स्पीकर एंड द डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इन सारी चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आप ये मत सोचिए कि प्रेसिडेंट अभी करा नहीं है हमने, गवर्नर अभी नहीं कराई, ये सारी चीजें क्लासेस में आपकी आगे करवाई जाएगी। देखिए इन सभी की जितने भी सैलरीज हैं, जितने भी अलाउंसेस हैं, जितने भी भत्ते इनको दिए जाते हैं, जितनी भी सुविधाएं दी जाती हैं, इन सब के बारे में सेकंड शेड्यूल में लिखा गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सेकंड शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल, इसके अलावा हमारा जो 7th शेड्यूल है, ये सारे पॉइंट्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर यहां पर बात की जाए थर्ड शेड्यूल की, फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन। ओथ का मतलब होता है शपथ। किस तरीके से हमारे एग्जीक्यूटिव्स या इन पोस्ट के कुछ लोग, जैसे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट की हम बात करते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, अपने पद को ग्रहण करते समय या अपनी पोस्ट को लेते समय वो क्या शपथ लेते हैं, क्या ओथ लेते हैं, उस ओथ को डिफाइन किया गया है संविधान के थर्ड शेड्यूल के अंदर। ये याद रखना है आपको, बड़े छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, बट क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से इन्हीं पॉइंट से बनने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। इसके बाद अगर हम फोर्थ शेड्यूल की बात करें, जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था, फोर्थ शेड्यूल में लिखा है यहां पर अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। राज्यसभा, अपर हाउस, कौन सा आर्टिकल है, याद कीजिए, आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 के अंदर राज्यसभा, अपर हाउस के अंदर कौन सी स्टेट्स की कितनी सीट्स होगी, कौन सी स्टेट से कितने लोग राज्यसभा के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, वो सारी चीज फोर्थ शेड्यूल में बता दी गई है। इसके अलावा कौन सी यूनियन टेरिटरी से कितने लोग सिलेक्ट होंगे राज्यसभा के अंदर, ये चीजें भी इसी शेड्यूल के अंदर बताई गई है, फोर्थ शेड्यूल के अंदर बता दी गई है। नेक्स्ट अगर शेड्यूल की बात करें तो यहां पर आता है हमारा फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर बात करते हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सिक्स शेड्यूल की बात करें तो प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ द आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब ये 4 स्टेट्स आपको बहुत अच्छे से याद हो जानी चाहिए। सिक्स शेड्यूल इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिक्स शेड्यूल में बेसिकली ये कहा गया है कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, यहां का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाएगा। ये ट्राइबल एरियाज है, हिली एरियाज है, ट्राइबल एरियाज हैं, यहां पर इन एरियाज को एडमिनिस्ट्रेट करने का तरीका दूसरे स्टेट से थोड़ा सा अलग होता है। तो यहां पर इन 4 स्टेट्स का नाम याद रखना जरूरी है। सेम चीज एनडीए ने 6 शेड्यूल के ऊपर भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा स्टेट इसमें इंक्लूड नहीं है या कौन सा स्टेट 6 शेड्यूल के अंदर आता है। आपको नाम याद रखना है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नेक्स्ट अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल, 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल से भी काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 7th शेड्यूल के बारे में ये भी कहा जाता है, आपको मैच द कॉलम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है 7th शेड्यूल के अंदर। तो 7th शेड्यूल भी यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए शेड्यूल्स के अंदर मैंने पहले ही कहा है आपको, कुछ शेड्यूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जिससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं,
कुछ शेड्यूल्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट मीन्स उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े से कम हो जाते हैं। अब 7 शेड्यूल्स की बात की जाए तो यहां पर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। अब क्या मतलब है यहां पर कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट? हम यहां पर सभी जानते हैं कि भारत के अंदर या इंडिया के अंदर सेंट्रल के पास भी पावर है और स्टेट के पास भी पावर होती है रूल्स बनाने की, रेगुलेशन बनाने की। यहां पर यह नहीं होता है कि सारा का सारे रूल्स जो हैं, सारे रेगुलेशंस जो हैं वो सेंटर ही बना रहा है, या यह भी नहीं होता है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टेट ही बनाता है। यहां पर प्रॉपर पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, सेंटर के पास भी पावर है और स्टेट के पास भी पावर है। हाँ, हम कहीं ना कहीं यह कह सकते हैं कि सेंट्रल के पास पावर कहीं ना कहीं ज्यादा होता है ऑब्वियसली, बट स्टेट के पास भी पावर होता है। अब बेसिकली 7 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट दी गई हैं। पहली लिस्ट है आपकी स्टेट लिस्ट, सेकंड है आपकी यूनियन लिस्ट, थर्ड है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। अब देखिए स्टेट लिस्ट की अगर बात की जाए तो इस लिस्ट के अंदर वो सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिसके ऊपर कानून बनाने का, लॉ बनाने का या बिल प्रेजेंट करने का जो राइट है वो किसके पास है? स्टेट के पास है। क्योंकि पहली लिस्ट की अगर हम बात करें, पहले लिस्ट की अगर बात करें तो यूनियन लिस्ट की हम बात कर रहे हैं कि पहली लिस्ट यहां पर है यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन पे लॉ बनाने का, कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? यूनियन के पास होगा। यूनियन मींस सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए तो जैसे इंटरनेशनल अफेयर्स यहां पर आ जाएगा, डिफेंस आ जाएगा, एटॉमिक एनर्जी आ जाएगा। इन सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई कानून बनाना है, अगर कोई लॉ बनाना है तो उसका अधिकार किसके पास होगा? यूनियन के पास होगा, दैट मींस सेंटर के पास होगा। ऐसी दूसरी लिस्ट हमारी कौन सी आ जाती है? स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट की अगर बात की जाए तो नॉर्मली अब इनके अंदर जो सब्जेक्ट्स होंगे उस पे कानून बनाने का, लॉ बनाने का अधिकार किसके पास रहेगा? उस पर्टिकुलर स्टेट के पास होगा। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्मली पुलिसिंग यहां पर आ जाएगी, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट यहां पर आ जाता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट के अंदर यहां पर कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तीसरी लिस्ट की अगर बात की जाए तो वो है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर बेसिकली ये कहा जाता है कि ये एक ऐसी लिस्ट है, इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर कानून बना सकती है या लॉ बना सकती है, रूल्स यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। अब नॉर्मली ऐसा कहा जाता है और आई थिंक आप में से कुछ लोगों को पता ही होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी हमने रूल्स लिए हैं, रेगुलेशंस लिए हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, जैसे कि हम बात करें कॉन्करेंट लिस्ट ली है, ये हमने किसी ना किसी दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से एज इट इज ले ली है। तो वैसे ही कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में ये कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रॉपरली समझेंगे और प्रॉपरली बहुत अच्छे से डिफाइन करने वाले हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से बोरोइंग फीचर्स, कौन कौन सी चीजें ऐसी थी हमारे भारत के संविधान में जो कि हमने किसी दूसरी कंट्री से अडॉप्ट करी है। वो इंडिया की नहीं थी, हमने किसी दूसरी कंट्री से अडॉप्ट करी है। चलिए, इसी तरह की अगर बात की जाए तो यहां पर क्वेश्चंस बनने के चांसेस ये भी रहते हैं कि इन लिस्ट के अंदर बेसिकली कितने कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट्स हर लिस्ट के अंदर अलग अलग डिफर करते हैं, बट हम ये देख लेते हैं कि जब हमारा संविधान बना था शुरुआती तौर पे इन लिस्ट के अंदर कितने कितने सब्जेक्ट्स रहे हैं। अब जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि पहली अगर लिस्ट है, पहली लिस्ट हमारी कौन सी है? यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट के अंदर ओरिजिनली कितने सब्जेक्ट्स थे? शुरुआत में 97 सब्जेक्ट्स थे। स्टेट लिस्ट की अगर बात की जाए तो स्टेट लिस्ट के अंदर शुरुआत में कितने सब्जेक्ट्स रहे हैं? 66 सब्जेक्ट्स रहे हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट की बात की जाए तो ओरिजिनली वहां पर 47 सब्जेक्ट्स रहे हैं। देखिए करंट सिनेरियो के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स यहां पर जोड़ दिए गए हैं। करंट सिनेरियो के अंदर सब्जेक्ट जो है वो डिफर करते हैं। आपको अभी ये याद रखना है कि प्रीवियस टाइम पे जब हमारा संविधान बना था उस समय कौन कौन से सब्जेक्ट्स, ओरिजिनली कितने सब्जेक्ट्स बेसिकली वहां पर रहे थे। चलिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो 8th शेड्यूल है जो भी काफी इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। इसमें लैंग्वेज रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ने जितनी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया है, जितनी लैंग्वेज को मान्यता दी है, वो सारी लैंग्वेजेस दी गई है। शुरुआती तौर पे ओरिजिनली कितनी लैंग्वेज थी? यहां पर 14 लैंग्वेजेस थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के हिसाब से, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। शुरुआती तौर पर यहां पर 14 लैंग्वेजेस थी, 14 लैंग्वेजेस थी। आज की अगर बात की जाए तो टोटल आज हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं। 22 लैंग्वेजेस हैं यहां पर।
अब देखिए यहां पर 22 लैंग्वेजेस कैसे बढ़ गई है, लैंग्वेजेस कैसे बढ़ाई जाती है, आगे इन चीजों को हम बहुत डिटेल में समझेंगे, बट एक ब्रीफली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा देता हूं कि संविधान के अंदर अगर आपको कुछ चेंज लाना है, संविधान के अंदर अगर आपको कोई चीज ऐड करनी है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट करना मतलब संविधान के अंदर कोई चीज जोड़ना। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप याद रखिएगा, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड है, और इस प्रोसेस को बताता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीजों को जोड़ने की। तो आर्टिकल 368 भी आपको यहां पर याद रखना है। आप आज क्लास में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़े हैं, लिखे भी हैं। आप जब नोट्स बनाते हैं तो इन आर्टिकल्स को प्रॉपरली डिफाइन करिएगा, प्रॉपरली एटलीस्ट लिख लीजिएगा, ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना है। नेक्स्ट अगर यहां पर बात कीजिए तो देखिए यहां पर अगर सिंधी लैंग्वेज की बात की जाए कि सिंधी लैंग्वेज को किससे ऐड किया गया था, आर्टिकल 21 से ऐड कर दिया गया था, सॉरी 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड कर दिया गया था। तो ये अमेंडमेंट्स के थ्रू लैंग्वेजेस शुरुआती तौर पे कितनी रही हैं, 14 थी, ऐड करके आज कितनी रही हैं, 22 रही हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एनडीए का जो पहला पेपर होगा, फर्स्ट प्रीलिम्स आप देते हैं, देन फिर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए अपीयर करेंगे। चलिए 9 शेड्यूल की अगर बात की जाए तो एक्ट्स एंड रेगुलेशंस की यहाँ पर बात की गई है। इसके बाद 10 शेड्यूल की बात की जाए तो यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात की गई है। इसके बाद 11 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 11 शेड्यूल के अंदर पंचायती राज के बारे में बताया गया है, और 12 शेड्यूल के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के बारे में बताया गया है। 11 शेड्यूल भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, 12 शेड्यूल भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये शेड्यूल्स हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं कि संविधान के अंदर कौन कौन से शेड्यूल्स थे। 12 शेड्यूल्स थे, शुरुआत में कितने थे, 8, याद रखिएगा ना, छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में 8 शेड्यूल हैं, आज कितने हो गए हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। 12 शेड्यूल्स के अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं उसके बारे में हमने ब्रीफ में चीजों को समझा है। जो पॉइंट्स आपको याद रखने थे उनको मैंने बताया है आपको कि आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जिसपे क्वेश्चंस बन सकता है। नेशनल फ्लैग को हमने कब अडॉप्ट किया है, डेट याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947। ये डेट्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस है जो पूछने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। नेशनल फ्लैग को हमने अडॉप्ट किया है 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम को हमने कब अडॉप्ट किया है, जनवरी 24 1950 के अंदर। ये फैक्चुअल चीजें, 2-3 फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जिसको याद रखना आपके लिए जरूरी है। चलिए एक बार फिर से जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है उसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, ताकि चीजें आपको लंबे समय के लिए याद रहे। और इसके बाद 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में एनडीए ने पूछे हैं, इन्हीं चैप्टर से, जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसी चैप्टर से मिलते जुलते क्वेश्चंस पूछे हैं। चलिए उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे, बट पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो सारे पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। शुरुआत में सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्रस्ताव किसने दिया है, एम एन राव ने दिया है 1934 के अंदर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 1935 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड रखी है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, क्योंकि भारत का एक स्वतंत्र संविधान अलग से होगा। 1938 ने जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑफिशियली डिमांड रखी और ये कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी उसके अंदर किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का कोई प्रेशर नहीं होगा, भारतीय को ही सिलेक्ट किया जाएगा। इसके आगे की अगर बात करें तो यहां पर 1940 के अंदर अगस्त ऑफर दिया गया। अगस्त ऑफर 1940 में आया, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस डिमांड को स्वीकार कर लिया था कि हाँ ठीक है, एक संविधान सभा बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, जिसका काम क्या होगा, भारत के लिए या स्वतंत्र भारत के लिए, जब इंडिया आजाद हो जाएगा उसके लिए एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। 1942 की बात करें तो क्रिप्स, सर स्टफर्ड क्रिप्स आते हैं, वो इस डिमांड को स्वीकार कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की बात भी करते हैं, बट मुस्लिम लीग इस डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। क्यों रिजेक्ट करता है, रीजन भी मैंने बता दिया है। पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग, पाकिस्तान के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन की मांग। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1946 के अंदर फाइनली कैबिनेट मिशन के अंदर, याद रखिएगा किस मिशन के अंदर, कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पहली बार या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए फर्स्ट टाइम इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, टोटल नंबर्स पूछ लिए जाते हैं। टोटल नंबर शुरुआत में 389 थे, बाद में कितने हो गए थे पार्टीशन के बाद, 299।
पहली मीटिंग पूछी जाएगी आपसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 को। पहले चेयरमैन कौन है? टेम्पररी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। परमानेंट चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डेट्स एंड नेम याद रखना यहां पर जरूरी है। वाइस चेयरमैन की बात की जाए तो एस.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी, 2 वाइस चेयरमैन हैं, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात की जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? बी.एन. राव साहब थे, है ना, बहुत ही रिनोन पर्सन है, ज्यूरिडिस्ट रहे हैं, लॉ के मामले में बहुत ज्यादा समझ रखते थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हमारे एडवाइजर रहे हैं। इसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल आपसे पूछा जाए तो सिंबल ही एलिफेंट था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल, हर असेंबली का, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंबल होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल था वो यहां पर एलिफेंट को माना गया था। इसके बाद अगर बात की जाए, हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखा है, किसने प्रेजेंट किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेजेंट किया था। कब प्रेजेंट किया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया है। अडॉप्ट कब कर लिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? 1947, 22 जनवरी 1947 को। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रिवाइज करते रहिएगा ताकि चीजें आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। और ये भी याद रखिएगा, हमारा जो प्रियम्बल है वो किसके ऊपर बेस्ड है? बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर ही कहीं ना कहीं बेस्ड है, मॉडर्न फॉर्म्स को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की यहां पर बात की जाए, हमने मेजर कमिटीज के बारे में देखा था कि कौन कौन सी कमिटीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई थी। यहाँ पर प्रॉपरली 8 मेजर कमिटीज के बारे में हमने देखा है। सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी की बात की जाए तो इट वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी में कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इसके चेयरमैन थे। इसके अलावा बात की जाए कितना टाइम लगा संविधान को बनने में, कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा? प्रिसाइजली 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 17 डेज का टाइम यहां पर लगा है। अडॉप्ट कब किया है हमने? 26 नवंबर 1950 को। और कब वो इफेक्ट में आया है, लागू कब हुआ है? कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। शुरुआती तौर पे कितने आर्टिकल्स हैं? 395 आर्टिकल्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट्स हैं। आज कितने हो गए हैं? 25 हो गए। याद रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं। और कितने शेड्यूल्स थे? शुरुआती तौर पे 8 शेड्यूल्स थे। आज कितने हो गए हैं? वो 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। इसके बाद हमने ड्राफ्टिंग कमिटी के 7 मेंबर्स के नाम देखे हैं जो कि यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो इन शेड्यूल्स के बारे में हमने देखा है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या लिखा था, सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या चीजें आई हैं, थर्ड शेड्यूल के अंदर हमने देखा था। तो ये सारे शेड्यूल्स हमने देखे हैं। अब इन शेड्यूल्स के अंदर 7 शेड्यूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर 3 लिस्ट थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ओरिजिनली उनमें कितने सब्जेक्ट्स थे इसके बारे में हमने जाना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड हैं जो पिछले ईयर्स के अंदर पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस का जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, ये प्रीवियस ईयर एनडीए के अंदर पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पर देखें, पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन लोगों में से ड्राफ्टिंग कमिटी का मेंबर कौन नहीं था? ड्राफ्टिंग कमिटी कितने मेंबर्स? 7 मेंबर्स। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब यहां पर यह पूछ रहे हैं कि इन चारों में से कौन ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर नहीं रहे हैं। देखिए क्वेश्चन यहां पर पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए, ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, एनडीए ने पूछा है। मैंने पहले ही आपको बताया है एनडीए बेसिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ये नेचर रहा है इस एग्जाम का। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंस, 7वां शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसको अभी हमने पढ़ा है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें बताई गई है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। ऑप्शन ए, प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, ए लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस, डी प्रोविजंस अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द लिंग्विस्टिक ऑफ ग्राउंड्स ऑफ द डिफेक्शन। ये सारी चीजें इसके अंदर दी गई है। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना है कि इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर क्या है। और आई थिंक मुझे लग रहा है कि इस लेक्चर को अगर आपने पूरा प्रॉपरली देखा है तो आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बड़ी आसानी से यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर बेसिकली ये माना जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी का पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ही। एनडीए का एग्जाम है, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ जानने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं यूपीएससी का एक नेचर ये भी रहा है कि पॉलिटी के जो क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट भी करूंगा और क्लासेस के अंदर इन चीज़ों का भी ध्यान रखूंगा
कि करंट अफेयर्स के अंदर जो पॉलिटी की चीजें आती जा रही हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ टाइम पहले ये देखा गया था कोविड के टाइम पे, जब हमारी इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन चल रही थी, कुछ इश्यूज हो रहे थे, पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगा था, तो ये कहा जा रहा था कि इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। अब यहाँ पर पॉलिटी में आपसे पूछ सकते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है। अब जैसे नॉर्मली अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, इस आर्टिकल को भी याद रख रहे थे, आर्टिकल 360, आप चिंता मत कीजिए, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी, ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले, आपके इस कोर्स के अंदर ही आगे के लेक्चर्स में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ ये जानने की या आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं यहां पर कि इस तरीके से करंट को जोड़ के भी एनडीए क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर भी आपको ध्यान देना है कि करंट में पॉलिटी के अंदर क्या चीजें चल रही है जो कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन से यहां पर जुड़ी हुई है। तो ये सारी चीजें आज हमने समझी है कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किन किन चीज़ों को डिफाइन किया गया है, किन किन चीज़ों को इनकैलकुलेट किया गया है, किन किन चीज़ों को डिफाइन किया गया है, क्या पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर लगाए हैं, है ना। जैसे कि शुरुआती तौर पे भी मैंने आपको कहा है कि आप ये सब मत सोचिए कि इतना ही टाइम बचा है, इतना कम टाइम बचा है, इतनी कम चीज़ें बची है, कैसे तैयार होगा। अब जैसे कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा है कि सर ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या होती है, एसएसबी के अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या होती है। तो देखिए आपको इसका जवाब इसकी प्रोसेस के अंदर ही मिल जाएगा जब आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये माना जाता है कि एक फौजी और सिविलियन में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है, वो है डिसिप्लिन, कंट्रोल। आप डिसिप्लिन रहिए खुद के लिए, आप अपने आप एक फौजी की राह पे चलना स्टार्ट कर दोगे। आप डिसिप्लिन रहिए, आप संयम बरतिए, आप नियंत्रण रखिए। नियंत्रण किस पे रखना है? अपने स्वभाव पे, अपने दिमाग पे, अपने शरीर पे, अपने शब्दों पे। आप ऑब्वियसली ऑफिसर ऐसे ही बन जाएंगे। तो देखिए अब आपको डिसिप्लिन में रह के ये सारे कोर्सेज को कंप्लीट करना है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को हम डिफाइन करेंगे। जो नोट्स हमने लिखे हैं उन नोट्स को भी आपको लिखना है, जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ऐप के ऊपर। आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे, उन एमसीक्यूज को भी आपको प्रॉपरली तरीके से सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट किसी और क्लास के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हमारी प्रियम्बल के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी गई है, प्रियम्बल किन चीज़ों को डिफाइन करता है, कौन कौन से पॉइंट्स हमारे प्रियम्बल में दिए गए हैं, और बोरोइंग फीचर्स, जैसे मैंने बताया कि हमारे संविधान के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि हमने किसी और कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। उन बोरोइंग फीचर्स के बारे में भी हम जानेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स क्या हैं। तब तक के लिए जय हिंद।